Hello friends, this is SV. Welcome to Adhigam Manch. We are present here with another new and important session. Friends, इस सेशन में आज जो हम करने वाले हैं वो रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। तो फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा से सेलेक्टेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड। एक समावेशी क्लासरूम की यदि हम बात करें, समावेशी कक्षा की यदि हम बात करें तो इसमें एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, या फिर अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, या फिर बच्चों को अपाहिज बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, या फिर केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा की यदि हम बात करें तो सबसे पहले यानी कि प्रत्येक बच्चे, समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक बच्चे को, अमीर हो गरीब हो, किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करता हो, समावेशी शिक्षा कहती है कि सभी को शिक्षा का अधिकार है और शिक्षा में सभी को शामिल करना चाहिए। तो एक टीचर को यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। कोई एक क्लासरूम है बहुसांस्कृतिक, ठीक है, तो उसमें एक अध्यापिका, एक टीचर सुनिश्चित करेगी कि आकलन निम्नलिखित में से किससे सम्मिलित हो। तो फ्रेंड्स, मल्टीकल्चरल क्लासरूम की यदि हम बात करें तो उसमें असेसमेंट, आकलन के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए या फिर वो क्या करेगी? अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता पर ज़्यादा ध्यान देगी, या फिर हम बात करें अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। या फिर आकलन उपकरण के मानकीकरण पर ज़्यादा ध्यान देगी या फिर ध्यान देना चाहिए? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यानी कि जब भी हम मल्टीकल्चरल क्लासरूम की बात करते हैं तो उसमें एक टीचर को बच्चों के आकलन के लिए या क्लास के आकलन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जो सोशियो कल्चरल बेस है बच्चों का, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, उसको मद्देनज़र रखते हुए किसी भी बच्चे का आकलन सुनिश्चित करना चाहिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3, अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को, एक टीचर को डाइवर्सिटी है यदि उसकी क्लास में तो उसको संभालने के लिए क्या करना चाहिए? शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भ या का सम्मान नहीं करना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट के समाज का यानी कि सामाजिक संदर्भ का सम्मान नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। किसी भी टीचर का यह दायित्व कतई भी नहीं बनता कि बच्चे के वो समाज को, ठीक है, सामाजिक संदर्भ को अपेक्षित कर दें, ठीक है। तो ऑप्शन ए हट जाएगा। बच्चों की शारीरिक छवि के आधार पर उन्हें जांचना चाहिए, ठीक, या फिर शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जब भी क्लासरूम में विविधता पाई जाती है, डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज आदि सभी के बच्चे आते हैं, ठीक है, तो एक टीचर को चाहिए कि शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, ठीक है, उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4, चौथे क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। नीचे कुछ बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं प्राथमिक स्तर की, यदि हम बात करें तो उनमें से मैच करना है हमको कौन कौन सी उनकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यानी कि श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता, ठीक, एक ये उसकी प्राइमरी लेवल की विशेषता हो गई। मैच करना है दृश्य सूचना को समझ नहीं सकते। फ्रेंड्स, श्रव्य का मतलब सीधा सीधा होता है सुनना। यदि सुनने से संबंधित कोई बच्चा ग्रसित है यानी कि हेयरिंग इम्पेयर्ड है तो वो दृश्य सूचना को समझ नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखने वाली चीज़ों को वो समझ लेगा। तो ये बिल्कुल यहाँ पे डिसमैच हो रहा है, इसलिए ये नहीं रहेगा। पठन अक्षमता अधिगम करता यानी कि डिसलेक्सिक जो बच्चे होते हैं, धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है, उनको कमी होती है। या फिर सृजनात्मक अधिगम करता यानी कि जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स होते हैं अति सक्रिय, कार्य को पूरा करने में धीमे होते हैं। ठीक है, क्रिएटिव बच्चों की यदि हम बात करें तो किसी कार्य को करने में वो धीमे नहीं होते, इसलिए ये भी गलत
युग्म हो गए, गलत पेयर हो गया, या मैचिंग की बात करें तो ये गलत। डी ऑप्शन की बात करें, अवधानात्मक कमी अधिगम करता उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित ये क्वेश्चन है। जिस बच्चे में डिसलेक्सिया वाला डिसेबिलिटी पाई जाएगी, ठीक है, डिसलेक्सिक जो बच्चे होंगे उसमें धारा प्रभाव पढ़ने एवं लिखने की कमी रहेगी, ठीक है। तो डिसलेक्सिया को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं लास्ट कई क्वेश्चंस में। जिससे पहले हमने लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित 2 पार्ट कर चुके हैं, इसमें कई तरह के ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। इसके साथ फिफ्थ यानी कि 5वां क्वेश्चन, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? जो अति संवेदनशील बच्चे हैं, ठीक है, उनको सीखने में मदद निम्नलिखित में से कौन सा करेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से करेंगे। 3 जो तरीके हैं वो मदद करेंगे, लेकिन एक नहीं करेगा, उसको हमें देखना है। एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, या फिर अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, या फिर उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, या फिर बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो फ्रेंड्स यदि अति संवेदनशील बच्चे पहले से ही हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा जो भावनात्मक बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या चाहिए? उनके सीखने के मदद के लिए ए बी सी तीनों चीज़ हम कर सकते हैं। लेकिन डी की यदि हम बात करें, बेचैन होने पर उन्हें डांट फटकार लगाए कोई भी एक टीचर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक। तो डांट फटकार तो सामान्य नॉर्मल बच्चों के साथ भी कोई टीचर नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है अति संवेदनशील की। तो फ्रेंड डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। ऐसे विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो समावेशी शिक्षा है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है। उस तरह के विद्यालय की व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए, जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थिति को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। यदि इन सब को ध्यान में रख के शामिल करें तो इसको हम मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे बगैर लगा दिया, यानी इनके बगैर ही बच्चों को शामिल करती हैं, तो ये भी हट जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, या फिर केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता पर बल देती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर यह था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बी की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे बी इंग्लिश वाला ऑप्शन देखते हैं, इंक्लूड्स चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, लिंग्विस्टिक और अदर डिफरेंटली एबल्ड कंडीशंस, ठीक। यानी कि बच्चों को इस बात पर ध्यान रखकर शिक्षा में शामिल करेगी, ठीक। यहाँ पे बगैर को हटा दिया जाए तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करेगी, ठीक है। डी ऑप्शन की बात करें तो यानी बालिका को बढ़ावा देगी, ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, यानी कि रखे बगैर नहीं होके इन सब का ध्यान रख के बच्चों को शिक्षा में शामिल करेगी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा 6 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक यहाँ से, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से हट गया है, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, तो 8 को करते हैं हम डिस्कस। 8 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ ए के बच्चों और स्तंभ ए में उनकी प्राथमिक विशेषताओं का सही मिलान करेगा। फ्रेंड्स आजकल इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि उनकी कुछ विशेषताएं दे दी, ठीक है, एक विशेषता को ना पूछकर 4 से 5 विशेषता देता है, फिर उनको मैच कराता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्तंभ ए, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करेंगे। प्रतिभाशाली, अधिगम अशक्तता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे। इसके बाद क्रिएटिव, सृजनात्मक या फिर अवधान की अति सक्रियता व्यतिक्रम यानी कि ADHD। ADHD की हमने बात की, अटेंशन डेफिसिट की हम बात कर रहे थे। तो प्रतिभाशाली बच्चे की यदि हम बात करें, गिफ्टेड की बात करें यानी कि फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या रहेगा फ्रेंड्स? फर्स्ट में प्रतिभाशाली के बच्चे की विशेषता की बात करें तो यहाँ पे आसानी से विचलित होने की आदत नहीं, जैसे ऑप्शन बिल्कुल नहीं हट जाएगा यहाँ से। तो फर्स्ट की यदि हम बात करते हैं
तो शीघ्रता से स्वयं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखते हैं, वो जो बच्चे हैं अपने आप से स्वतंत्र सीखेंगे, जो प्रतिभाशाली हैं, गिफ्टेड हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट है हमारा, हाँ जी, जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे की यदि हम बात करें तो उसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है, यानी कि ये डी है। और इसके बाद यदि हम बात करें अधिगम अशक्ता, जो लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे हैं, तो उनके लिए ए रहेगा, यानी कि धारा प्रभाव पढ़ने में उनमें कमी रहेगी, दूसरे में ए आ जाएगा। यदि तीसरे की बात करें यानी कि क्रिएटिव बच्चों की यदि हम बात करते हैं तो उनकी क्या विशेषता रहेगी, यानी कि मूल समाधानों के बारे में सोच सकते हैं, यानी कि उनके जो सॉल्यूशन हैं, उनके जो सॉल्यूशन निकालने के तरीके हैं वो डिफरेंट रहेंगे, किसी भी समस्या के मूल समाधान की तरफ वो जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो सृजनात्मक होते हैं। तो यहाँ पे बी रहेगा थर्ड में। यदि फोर्थ की बात करें तो एक ही ऑप्शन बचता है, यानी कि फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे हमारा रहेगा यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है, यानी आसानी से विचलित होते हैं, जो ADHD बच्चे होते हैं, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर वाले बच्चे, ठीक। तो अब हम देख लेंगे, फर्स्ट में हो गया हमारा ए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट में हो गया डी, सेकंड में हो गया ए, फर्स्ट में हो गया डी, देखो यहाँ पे आ रहा है, सेकंड में ए, इसके बाद थर्ड में बी और लास्ट में फोर्थ में सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है, ये रहा हमारा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसमें ध्यान देने योग्य यह चीज़ है कि यदि 2 से 3 में मैच कर पाते हैं तो एक चौथा आपको क्लियर मिल जाएगा, लेकिन सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी 4 चीज़ें, 4 विशेषताएं बताएं, उनसे मैच करने को बताएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन जो रहेगा सेकंड, दूसरा बिल्कुल सही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है? समानता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, या फिर विश्व बंधुत्व, या फिर सामाजिक संतुलन। समावेशी शिक्षा का सीधा सीधा मतलब ही ये है कि समाज के प्रत्येक वर्ग से या किसी भी बच्चे को, समाज के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का समान अधिकार हो, ठीक है, और समान अवसर प्राप्त हों। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। किसी भी बच्चे को समावेशी स्कूल में या समावेशी शिक्षा में समानता के आधार पर प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का समान अधिकार हो और उनको समान अवसर प्राप्त किए जाएं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? दोबारा से समावेशन यानी कि समावेशी शिक्षा पर आधारित क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यह विश्वास करता है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, उनके योग्यता के अनुसार बच्चों का एक ग्रुप बना देना चाहिए, तब बच्चे अच्छे सीखेंगे। या फिर यह विश्वास करता है कि बच्चे कभी भी कुछ भी नहीं सीख सकते? नहीं जी, नहीं पर कैसा विश्वास कर लेगा? नकारात्मक समावेशन कैसे सीख सकता है? यह एक दर्शन है कि यानी कि इसका विश्वास है कि बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। समावेशी शिक्षा का यदि हम बेसिक थॉट की बात करते हैं तो सबसे पहले वो यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक बच्चे को नियमित विद्यालय में समान अवसर प्राप्त किए जाएं और समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो, यानी कि शिक्षा का समान अधिकार हो और प्रत्येक बच्चे को नियमित विद्यालय में ही शिक्षा ग्रहण करा दी जाए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ चलते हैं हम नेक्स्ट यानी कि 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? यदि हम 11वें क्वेश्चन की बात करें तो भाषा में भाषिक विभिन्नता बहुत है, ठीक है, यानी कि हमारे इंडिया की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे मल्टी लैंग्वेजिज्म पाया जाता है, बहुभाषी क्षेत्र हैं। जो स्कूल में बच्चे हम देखेंगे तो वो बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। तो कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक बच्चों की यदि हम बात करें तो उनके लिए एक टीचर क्या करेगा? शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा के प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। यदि बच्चे क्लास में अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का यूज करते हैं तो उनको दंडित किया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता कोई भी टीचर, किसी भी स्कूल में ऐसा नहीं किया जा सकता। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। जिस विद्यालय में, यानी कि विद्यालय यह डिसाइड करें कि उस विद्यालय में
सिलेबस जिस भी भाषा में है उन्हीं बच्चों को वो सम्मिलित किया जाए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं रहेगा। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यानी कि शिक्षक को चाहिए कि वो सभी भाषाओं का सबसे पहले तो सम्मान करें, सभी भाषाओं को एक दृष्टि से देखें, चाहे बच्चे किसी भी भाषा विशेष से आते हैं, किसी वर्ग विशेष से आते हैं, किसी तरह की वो भाषा बोलते हैं। ये तो सेकेंडरी चीज़ रहेंगे कि हमारा सिलेबस कौन सी भाषा में, वो मैटर नहीं करती। भाषा, बच्चे की जो भाषा है, बहुभाषी क्षेत्र से बच्चे आते हैं, बच्चे की जो भी भाषा है टीचर उसका पहले सम्मान करे, उसके बाद उसको अपनी ही भाषा में अभिव्यक्ति की मौलिकता प्रदान करें, आज़ादी प्रदान करें, ठीक है, उनको प्रोत्साहित करें। धीरे धीरे जो चैप्टर की या पाठ्यक्रम की भाषा है उस पर लेकर आए, यानी कि तो उत्साहित ना करें बच्चे को कि उसकी भाषा ये है या वो है, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहे। डी की बात करें तो मातृभाषा का उपयोग करते समय अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके बाद 12वां क्वेश्चन, गरीबी से पीड़ित बच्चों के साथ व्यवहार करते समय विद्यालय को, यानी कि गरीब बच्चे हैं जो गरीबी से पीड़ित हैं, सामान्य विद्यार्थियों से थोड़े हटके हैं, वो थोड़े गरीब हैं, तो सही ध्यान देने के लिए उन्हें पृथक करते हुए शैक्षणिक गतिविधियों को अधिक महत्व देना चाहिए। यानी कि उन्हें पृथक कर लें कि ये गरीब हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम पृथक नहीं कर सकते किसी भी बच्चे को उसकी गरीबी के कारण या उसी समाज, वर्ग, भाषा आदि किसी के भी कारण, ठीक। तो उसके बाद उनके शैक्षणिक गतिविधियों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा क्योंकि किसी बच्चे को हम अलग नहीं कर सकते। तो व्यवहार के उच्च मानकों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उनसे अपेक्षा करनी चाहिए कि वो इस तरह से मानकों पर खरे उतरें, या फिर नियमित रूप से विद्यालयों में न आने के कारणों को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसे बच्चे जो गरीबी से परिपूर्ण हैं, यानी कि गरीब हैं, गरीबी से पीड़ित हैं, यदि वो रेगुलर नहीं आ पाते क्लास में तो उनको सहन नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन हट जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। डी की यदि हम बात करें, विद्यार्थियों को उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वे अपने आत्मसम्मान को दृढ़ करने की कुशलता विकसित कर सकें। सबसे पहले तो नियमित क्लास में उनको बिठाया जाए, इसके साथ इस तरह से उनको ट्रेन किया जाए, ये विश्वास दिलाया जाए कि वो अपना आत्मसम्मान, सेल्फ कॉन्फिडेंस प्राप्त कर सकें। यदि उनको गरीबी की भावना से उन्हें हतोत्साहित करने की कोशिश की जाएगी तो बच्चे मूर्छित नहीं, मतलब डिमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए, उनके साथ सहानुभूति बरती जाए, ठीक। यदि एक बार उनमें आत्मसम्मान आ गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, तो वो किसी भी तरह की कोई कुशलता विकसित कर लेंगे और आगे नियमित रूप से विद्यालय में आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। इसके बाद 13 यानी कि 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज़ दैट वेयर, जो समावेशी क्लासरूम है या कक्षा है वह है जहाँ पर क्या होता है, तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले, या फिर विद्यार्थियों को भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों को ही पढ़ाते हैं, या फिर समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। या फिर डी ऑप्शन की हम बात करें तो अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा की यदि हम बात करते हैं, कक्षा की यदि हम बात करते हैं, तो वहाँ पर समस्या का अधिकाधिक समाधान करने के लिए, बच्चों की समस्या का, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा संभावना दी जाए, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए, और दृष्टि के बच्चों की सक्रिय भागीदारिता, ठीक है। संभावना की दृष्टि से बच्चों को एक्टिव इंगेजमेंट ज़्यादा रहे, यानी कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहे, जिससे वो अपनी किसी भी समस्या का समाधान खुद से निकाल पाएँ। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं 14 यानी कि 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन की ये बात करें तो फ्रेंड्स, यानी कि सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। यानी कि सांस्कृतिक और भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण यदि कक्षा है, उसमें बहुत सारे अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृति के बच्चे आते हैं, अलग अलग भाषा के बच्चे आते हैं। कुल मिला के बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक यदि हम कक्षा की बात करें तो एक टीचर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं,
ठीक है। तो वातावरणीय कारणों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। वातावरण के जो कारक हैं उसे अप्रभावी बनाने के लिए अलग कर देना चाहिए बच्चों को। या फिर माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अलग से कोई काम होंगे। या फिर अक्षमता स्थापित करने से पहले विद्यार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। या फिर परंपरागत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सी ऑप्शन कहता है यानी अक्षमता स्थापित करने से पहले, किसी भी बच्चे को अयोग्य या अक्षम घोषित करने से पहले, ठहराने से पहले शिक्षार्थियों की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। यदि मातृभाषा का मूल्यांकन कर लिया जाए, उसी भाषा में उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी दी जाए, ठीक है, तो कुल मिला के शिक्षक का ये दायित्व बनता है कि उसके बाद डिसाइड करा जाए कि उसे किस क्लास में आदि में रखना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 16 रहेगा, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ते समय शिक्षक को, यानी कि एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय एक टीचर को चाहिए। ऐसे बच्चे जिनके एक पेरेंट्स से मतलब है जिनके यानी कि पेरेंट्स में डाइवर्स आदि हो जाता है, यानी कि उनके सिर्फ एक मम्मी ही है यानी कि या पापा ही हैं, यानी एकल परिवार ऐसा कहते हैं कि मम्मी पापा किसी कारणवश अलग हो गए हैं, तो उनके सिर्फ मम्मी ही उसका देख रेख कर रही है, उसको पढ़ा रही है, या पापा ही करा रहे हैं, इस तरह के बच्चे रहेंगे, यानी कि एकल अभिभावक वाले बच्चे, एकल फैमिली वाले बच्चे। तो इस प्रकार के बच्चों को पढ़ाते समय एक टीचर को चाहिए। इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, यानी कि अलग तरह से बर्ताव करना चाहिए। या फिर ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए, स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, या फिर इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। यानी कि डी ऑप्शन कहता है ओवरलुक दिस फैक्ट एंड ट्रीट सच ए चाइल्ड एट पार विद अदर चिल्ड्रन, ठीक है। यानी कि ये जो एक समस्या है इसको ओवरलुक कर देना चाहिए, ठीक है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ इस कारण कि उसका एकल परिवार है। इस तरह से बच्चे को अलग से वर्गीकृत ना करके सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, मतलब उस बच्चे के भी साथ उसे समान दृष्टि से देखना चाहिए। ये चीज़ ज़्यादा डिपेंड नहीं करती, वो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है कि बच्चे का एकल परिवार है या साधारण मतलब नॉर्मल परिवार है। इस तरह को अनदेखा करके सिर्फ बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ 17वां क्वेश्चन कहता है एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त सभी प्रश्नों पर मनन करता है। एक समावेशी विद्यालय की यदि हम बात करें तो निम्नलिखित में से सभी पर मनन करेगा, लेकिन एक पर नहीं करेगा। किस पर नहीं करेगा? क्या हम विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियाँ अपनाते हैं? बिल्कुल सही। यदि हम समावेशी विद्यालय की बात करें तो वो इस चीज़ पर मनन करेगा, या उसकी एक विशेषता है कि वो विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न तरह की युक्तियाँ अपनाएंगे। सही बात है। क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं? बिल्कुल। समावेशी शिक्षण पद्धति की यदि हम बात करें, स्कूल की बात करें, तो वो सभी विद्यार्थियों को समान दृष्टि से देखते हैं और ऐसा विश्वास करते हैं कि सभी व्यक्ति सीख सकते हैं। इसके बाद सी की यदि हम बात करें, हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाते हैं और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। ये भी बात सही है। डी ऑप्शन की बात करें, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऑप्शन का मतलब ये है कि समावेशी विद्यालय इस चीज़ पर चिंतन और मनन नहीं करेगा, यानी कि वो विशेष बच्चों की देखभाल के लिए अलग, ठीक है, और यानी कि सामान्य के लिए अलग व्यवस्था करेगी। ठीक है, किसी तरह के मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात नहीं करेगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। इसके साथ 17वें के बाद 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक प्रभावकारी इफेक्टिव विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरा कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें? जो वंचित व्यक्ति हैं, वंचित विद्यार्थी हैं, समाज से वंचित जो हैं, वो अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सकें, खुद की भागीदारी द्वारा सफल हो सकें, उनके लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी हो सकती है? इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं, एक टीचर की ज़्यादा उच्च अपेक्षाएं हैं उनसे, इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना, या फिर आप अपनी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, या फिर पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें, या फिर अपने लक्ष्य को महसूस
करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यानी कि कंपेयर देम विद अदर चिल्ड्रन एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल टू मेक देम रियलाइज देयर गोल। तो समय समय पर ऐसे बच्चों के लिए उनका जो गोल निर्धारित किया गया है उसे विश्वास दिलाता रहना चाहिए कि आपका ये जो गोल है उस पर आपको जाना है। तो इस तरह की भागीदारी बच्चों के प्रति आप सुनिश्चित कर लेंगे तो बच्चे खुद में सफल हो सकेंगे, क्योंकि बार बार उनका गोल, उनका जो टारगेट है उसे याद दिलाते रहना चाहिए। ठीक, तो ये था 18th। अब चलते हैं 19th यानी कि 19वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अनुसंधान से पता चलता है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन की जब भी हम बात करते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारे इंडिया में बहुत सारी विविधता है, इसलिए डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है किसी जाति विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए, आदि विशेष के लिए। इवन लड़की और लड़का में भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है लिंग के आधार पर। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर इसमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण है? विद्यालयों में भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इसलिए इस बात पर यहाँ पर ज़्यादा गौर दिया जाता है कि विद्यालयों में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण है? उच्च प्राथमिक स्तर की यदि हम बात करें तो कौन सा एक डिस्क्रिमिनेशन रहेगा? बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, या फिर मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। एक की बात करें या दूसरे की बात करें, वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पे नोट की बात है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव का एक एग्जाम्पल नहीं है, इस तरह से यहाँ पे पूछा गया है। नहीं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, ये नहीं पूछा गया है। तो बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, या फिर मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। तो फ्रेंड्स, बी की बात करें, ये एक डिस्क्रिमिनेशन है। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता, यह भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। लड़कियों को गणित ऐसा किया जाता है, लड़कियों की यदि हम बात करें तो उनके लिए गणित को मनाही की जाती है। ठीक है। अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं, ऐसा भी डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। यदि हम बात करें कौन सा एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे रहेगा फ्रेंड्स ए ऑप्शन नंबर ए। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, ये किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये तो उसकी टेक्निक होगी किसी एक टीचर की, चाहे वो व्याख्यान विधि का प्रयोग करें, चाहे वो और किसी संवाद विधि का प्रयोग करें, किसी भी विधि का प्रयोग करें, तो ये किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं। समाज में या क्लास में सारे के सारे बच्चे बैठे हैं, तो कोई एक टीचर व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है तो वो सभी के लिए करता है, तो ये किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बाकी जो रहेंगे सभी डिस्क्रिमिनेशन हैं। तो ये था 19वां क्वेश्चन। इसके साथ लास्ट क्वेश्चन यानी कि 20वां क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये रहता है। फ्रेंड्स, इससे पहले यदि आज तक ये जो सीरीज हम करा रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रत्येक क्वेश्चन को हम क्लियर करा रहे हैं। यदि आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। क्योंकि एडमिट कार्ड आपका अपलोड हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर, जाके उसे डाउनलोड कर लें यदि नहीं किया है अभी तक, तो बाकी तो सब ने कर लिया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट्स डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेटेड। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम किसकी वकालत करता है? शिक्षा राइट टू एजुकेशन एक्ट यदि हम बात करें तो किसकी वकालत करेगा निम्नलिखित में से? ये पूछा है सिंपली। एकीकृत शिक्षा के आरटी एक्ट 2009 की यदि हम बात करें तो वो कहता है कि एकीकृत शिक्षा दी जानी चाहिए, या फिर समावेशी शिक्षा दी जानी चाहिए, या फिर पृथक्करण, या फिर मुख्यधारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि एकीकृत शिक्षा की हम बात करें तो वो पहले होती थी, आज हम बात करते हैं तो वो समावेशी शिक्षा की बात होती है। समावेशी शिक्षा का सीधा सीधा मतलब है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त करने चाहिए, बच्चों को नियमित विद्यालय में शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये है अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुल मिला के जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वो समावेशी शिक्षा की वकालत करता है।
तो फ्रेंड्स आई होप यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। इसके साथ नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स को करने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके पास 15 to 16 15 से 16 दिन बचे हैं। तो इन 15 से 16 दिन में हम ये सीरीज़ भी चलेगी, इसके साथ साथ ठीक है प्रीवियस ईयर पेपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने किए हैं। तो यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके साथ मैं यही कहना चाहूँगा, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।